हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आता है और 93 तक उसका भारत में शासन रहता है, यानी 1793 तक वह गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत रहता है। इसने कई सुधार किए, कर संबंधी हो या न्याय संबंधी हो, प्रशासनिक हो, और इसके सुधार ज़्यादातर 1858 तक चलते रहे, यानी कि इसने जो भी सुधार किए वो सुधार एक लंबे समय तक चले। तो इस वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो आज की जो क्लास है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है और 2-3 लेक्चर्स के माध्यम से हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को पूरा जानेंगे और पढ़ेंगे। आज स्पेशली हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्याय व्यवस्था, जो कि उसकी सबसे सुदृढ़ व्यवस्था मानी जाती थी, उसके बारे में, और लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड जो उसने एक न्याय संहिता तैयार की थी, उसके बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो पूरा टाइम पीरियड है वो 1786 से 1799। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके समक्ष प्रमुख कार्य एक संतोषजनक भूमिकर व्यवस्था स्थापित करना, एक कार्यक्षम न्याय व्यवस्था स्थापित करना और कंपनी के व्यापार विभाग का पुनर्गठन करना भी था। ठीक है, उसने जिस शासन व्यवस्था का गठन किया वह 1858 तक चलती रही। इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि इससे पहले कॉर्नवालिस जो है वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में वहाँ पर ब्रिटिशर्स की ओर से लड़ा था और उसमें जो है पराजित हुआ था। ठीक है, 1783 में टाउनसेंड का युद्ध हुआ था, जिसमें कि यार्क टाउन का युद्ध हुआ था, यार्क टाउन 1783। ठीक है, इस युद्ध में कॉर्नवालिस को अपने घुटने टेकने पड़े थे। वहाँ के जो विरोधी दल था या स्वतंत्रता प्रेमी दल था, उसने यार्क टाउन के युद्ध में कॉर्नवालिस जो कि सेना का नेतृत्व कर रहा था उसको परास्त कर दिया था। वहाँ से परास्त होने के बाद ये इंग्लैंड वापस आ जाता है। यहाँ आने के बाद उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाने की जब बात चलती है तब वो शुरू में मना कर देता है, यह थोड़ा सा हिचकिचाता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ की संसद के बार बार कहने पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बाद में तैयार हो जाता है और इसीलिए 1784 में एक क्विट इंडिया एक्ट आता है, जिसमें यह था कि सेनापतित्व संबंधी अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास, अभी तक क्या थे, गवर्नर जनरल के पास प्रशासनिक अधिकार थे, लेकिन उस एक्ट के माध्यम से सेनापति से संबंधित अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास कर दिए गए। यानी कि वो एक्ट इसीलिए लाया गया था क्योंकि उन एक्ट के में हुए सुधारों के माध्यम से ही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बने, क्योंकि गवर्नर जनरल बनने के लिए कॉर्नवालिस ने इसी प्रकार की अपनी बातें जो है वो स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, इसके बाद 1786 में कॉर्नवालिस जो है गद्दी पर स्थापित होता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों के बारे में। कॉर्नवालिस का सर्वप्रथम कार्य जिले की समस्त शक्तियों को कलेक्टर के हाथों में केंद्रित करना था। यानी कि जिले की जो समस्त शक्तियाँ थीं, चाहे न्याय व्यवस्था संबंधी हो या कर व्यवस्था संबंधी हो, वो सारी शक्तियाँ किसके पास सौंप दी? कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। 1787 में उसने जिलों में कार्यवाहक कलेक्टरों को दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया। यानी कि अगले साल
जो दीवानी न्यायालय होते थे यानी कर संबंधी राजस्व संबंधी न्यायालय होता था, उसका जो न्यायाधीश है वो कलेक्टर को नियुक्त कर दिया। इसके अलावा उन्हें कुछ फौजदारी अधिकार और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने की भी शक्ति प्रदान कर दी। तो अब देखिए कि हर प्रकार की शक्ति जो है अब कलेक्टरों के हाथ में दी जा रही है। भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर दी गई। इन अदालतों के स्थान पर 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए भ्रमण करने वाले न्यायालय स्थापित किए गए। ठीक है, यानी कि इनके स्थान पर जो जिला अभी तक क्या थे, वारेन हेस्टिंग्स के समय हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक ज़िले में उसने अदालतों का या न्यायालयों का निर्माण करवाया था। ठीक है, न्यायालय स्थापित करवाए थे। लेकिन कॉर्नवालिस ने आकर के क्या किया कि समस्त ज़िले के जो अधिकार हैं वो शक्तियाँ हैं वो दे दी कलेक्टर को, और जो और न्याय संबंधी अधिकार भी कलेक्टर को दे दिए, जिससे क्या हुआ कि ये ज़िले की जो अदालतें हैं इनको समाप्त कर दिया। और फिर भी ज़्यादातर अधिकार उनके पास हो गए, फिर भी कुछ ना कुछ तो बचता ही है, पूरा इतना देख पाना संभव नहीं था। इसलिए उसने 4 विशेष अदालतें बना दी जो भ्रमण करने वाली हैं, यानी कि जब जहाँ जिस शहर में आवश्यकता होगी वो अदालत वहीं पर स्थापित कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की 4 अदालतें जो हैं उसने स्थापित की, जिनमें से 3 बंगाल के लिए थी और 1 जो है वो बिहार के लिए थी। इन न्यायालयों के अध्यक्ष यूरोपीय लोग थे, यानी कि ये जो 4 भ्रमण करने वाली अदालतें थीं इनके जो अध्यक्ष होते थे या मुख्य न्यायाधीश होते थे वो कौन होते थे? यूरोपीय लोग होते थे। काजी और मुफ्ती इनकी सहायता करते थे। ये न्यायालय जिलों का दौरा करने के साथ साथ नगर दंडनायकों के द्वारा निर्देशित फौजदारी मामलों को भी निपटाते थे। नगर दंडनायक मतलब मजिस्ट्रेट जो होते थे उनके द्वारा जो निर्देशित फौजदारी मामले होते थे या उनके पास से कोई अगर मामला आया, मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि इस मामले की सुनवाई अब इस अदालत में, विशेष अदालत में की जाए, तो ऐसे फौजदारी मामलों की भी सुनवाई जो है इन अदालतों में की जाती थी। मुर्शिदाबाद में स्थित सदर निजामत न्यायालय के स्थान पर एक ऐसा ही न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। ठीक है, यह न्यायालय गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से मिलकर बनता था। इसकी सहायता के लिए मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती होते थे, यानी कि काजी और मुफ्ती यहाँ पर भी विद्यमान रहते थे। ठीक, अब बात करते हैं कार्नवालिस संहिता। ये तो कोर्ट से संबंधित छोटी छोटी बातें थी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है कार्नवालिस में तो वो है कार्नवालिस संहिता। ठीक है, इसके एक एक बिंदु को आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे पहले बिंदु की हम लोग बात करते हैं। 1793 में कार्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देते हुए संहिता या कार्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया। ठीक है, कार्नवालिस के न्यायिक सुधार शक्ति पृथक्करण के प्रतीक सिद्धांत पर आधारित थे, यानी कि शक्तियाँ जो हैं एक जगह केंद्रित ना होकर के अलग अलग केंद्रित कर दी गई, अलग अलग व्यक्तियों पर, पदों पर या संस्थाओं पर। कार्नवालिस ने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक किया। अब उसने क्या कर दिया कि कर की व्यवस्था अलग कर दी, और कर के लिए हम लोग देखेंगे स्थायी बंदोबस्त, एक पूरा सेपरेट चैप्टर में स्थायी बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, और न्याय के लिए उसने अलग कार्य किया। कार्नवालिस का यह अनुभव था कि कलेक्टर के रूप में दिए गए अन्याय का निर्णय कलेक्टर स्वयं न्यायाधीश के रूप में कैसे कर सकता था। यानी उसका ये कहना था कि यदि कलेक्टर के खिलाफ कोई अन्याय का मामला आता है तो उसके खिलाफ खुद कलेक्टर ही कैसे न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है ना। इस न्याय व्यवस्था पर जमींदारों और कृषकों का विश्वास न रहेगा, यानी कि उसका ये कहना था कि इस न्याय व्यवस्था पर जमींदारों और कृषकों को विश्वास जो है नहीं रहेगा, इसलिए नई व्यवस्था जो है स्थापित की जा रही है। अतः कार्नवालिस ने उक्त संहिता के द्वारा कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली, जो हम लोगों ने अभी देखी थी, पहले खुद दी थी, लेकिन अब जाकर के उन शक्तियों को कलेक्टरों से छीन लिया। अब कलेक्टर के पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई, यानी राजस्व संबंधी जो
अधिकार थे, केवल वही अधिकार अब कलेक्टर के पास थे। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य करने वाले जिला न्यायाधीशों की एक नई श्रेणी गठित की गई। यानी कि जो जिला दीवानी न्यायालय होते थे, उन न्यायाधीशों की एक पूरी नई श्रेणी स्थापित की गई। इस श्रेणी को फौजदारी तथा पुलिस कार्य भी दिए गए। यानी कि ये जिला न्यायाधीशों की हर ज़िले में जो पोस्टिंग हुई, हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, तो उसको क्या किया गया कि फौजदारी और पुलिस के कार्य भी सौंपे गए। कर तथा दीवानी मामलों का अंतर समाप्त कर दीवानी न्यायालयों को समस्त दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। इसके बाद मुंसिफ की अदालत का अध्यक्ष एक भारतीय अधिकारी होता था। इस अदालत को 50 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था। सबसे छोटी अदालत होती थी ये। इसके ऊपर रजिस्ट्रार का न्यायालय था। इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कोई यूरोपीय व्यक्ति होता था। इससे 200 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार होता था। ठीक है। इन दोनों न्यायालयों से अपील नगर या जिला न्यायाधीश के न्यायालय में हो सकती थी। यानी कि जो नगर न्यायालय हैं या जिला न्यायालय होते थे, वहाँ पर जाकर के अपील की जा सकती थी। जिला न्यायाधीश सभी दीवानी मामले सुन सकता था। ठीक है। उसकी सहायता के लिए भारतीय विधिवेत्ता होते थे। जिला के अंतर्गत अपील न्यायालय के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय थे। ठीक है। यानी कि जिला न्यायालय के ऊपर अपील करने के लिए 4 प्रांतीय न्यायालय भी स्थापित किए गए थे। तो सबसे पहली न्यायालय मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय के ऊपर रजिस्ट्रार न्यायालय, रजिस्ट्रार न्यायालय के ऊपर जिला न्यायालय और जिला न्यायालय के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय। ठीक है। इस प्रकार से पूरी एक अदालतों की व्यवस्था स्थापित की। प्रांतीय न्यायालय कहाँ कहाँ थी? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। ठीक है। तो ये 4 न्यायालय थी, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। अब इन न्यायालयों में जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती थी। ये न्यायालय जिला न्यायालयों के कार्य का निरीक्षण भी करते थे। इनके परामर्श पर सदर दीवानी न्यायालय किसी जिला न्यायाधीश को निलंबित भी कर सकता था। कुछ मामले में यह न्यायालय आरंभिक अधिकारिता का भी प्रयोग करता था। इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कोई यूरोपीय व्यक्ति ही होता था। यह न्यायालय 1,01,000 रुपये तक के मामले सुन सकता था। ठीक है। अब इन प्रांतीय न्याय कोर्ट के ऊपर क्या होता था? एक सदर दीवानी कोर्ट भी होता था। यह न्यायालय कलकत्ता में स्थित था। यानी कि सदर दीवानी न्यायालय जो है होता था प्रांतीय अदालतों के ऊपर, और ये कहाँ स्थापित थी? कलकत्ता में। इसमें जो है 5,000 तक के मामले सुने जा सकते थे। इसके सदस्य जो है गवर्नर जनरल और उसके पार्षद होते थे। उपरोक्त न्यायालयों के संबंध में कार्यविधि के नियम बना दिए गए। यानी कि अभी तक हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के समय हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई और जो ये सभी न्यायालय थे, इनके बीच जो है कार्य क्षेत्रों को लेकर के बंटवारा नहीं था, जिसके चलते उनमें कई बार आपसी मतभेद सामने आ जाते थे, टकराने लगते थे, जिससे कि व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब कॉर्नवालिस ने क्या किया कि सभी न्यायालयों की जो कार्यविधि है उसके नियम जो है बना दिए। इन न्यायालयों से संबंधित भारतीय अधिकारियों की योग्यताएं भी निर्धारित कर दी गई। इन न्यायालयों में हिंदुओं पर हिंदू तथा मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। इन जिलों में रहने वाले यूरोपीय लोग भी इन दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन कर दिए गए। इस प्रकार सरकारी अधिकारी भी अपने सरकारी कार्यों के लिए इन न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में प्रथम बार कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया। ठीक है।
तो ये था पूरा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थापित की गई न्यायिक व्यवस्था, जिसमें मुंसिफ से लेकर के सदर अदालत तक, सदर दीवानी अदालत तक की व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बीच में कई प्रकार से अदालतों को, पहले मुंसिफ, फिर रजिस्ट्रार, फिर जिला अदालत के ऊपर 4 प्रांतीय अदालत, और प्रांतीय अदालत के ऊपर क्या होता था, सदर दीवानी अदालत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 क्रम की अदालतें थीं, सबसे छोटे से, जिसमें 50 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक के जो मुकदमों की सुनवाई हुआ करती थी। ठीक है, और सभी के कार्यक्षेत्र, कार्यविधियाँ जो हैं सभी की अलग अलग थीं। सभी की कार्यविधियों को अलग अलग करके इस कॉर्नवालिस संहिता में स्थान दिया गया था। और इसके साथ साथ इन सभी न्यायालयों में यूरोपीय अधिकारियों के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम अधिकारी भी होते थे। उनकी भी योग्यता को निर्धारित कर दिया गया था। और खास बात, हिंदुओं पर हिंदू ला तथा मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी न्याय व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने शासनकाल में, अपने गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है स्थापित की। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग फौजदारी कानूनों में उसने क्या सुधार किए और उसके अनुसुधार किस प्रकार के थे, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज की ये क्लास अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।